अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज BSN सेमेस्टर थर्ड सब्जेक्ट एडल्ट हेल्थ नर्सिंग और मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग चैप्टर फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंसेस कंटिन्यू करने जा रहे हैं। इससे पहले हमने पार्ट 1 में फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंसेस के इंट्रोडक्शन की है। आज हम कुछ डिस्टर्बेंस जो है हम डिस्कस करने वाले हैं जो फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंसेस में होते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं कह सकता हूं कभी कभी हमारे बॉडी में सोडियम जो है लेवल इंक्रीज हो जाता है, कभी कभी कम हो जाता है, कभी पोटेशियम, कभी कैल्शियम, कभी मैग्नीशियम। इस तरह ये मुख्तलिफ किस्म के कंडीशंस हैं। फिर इससे हमारे बॉडी में कुछ खास सिम्टम्स जो है अपेयर हो जाते हैं, सही है। और फिर इसके हम ट्रीटमेंट करते हैं और इसके काजेज भी हम देखते हैं। तो चले आज इस वीडियो में हम डिटेल के साथ डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले हमने डिस्कस करना है फ्लूइड डिस्ट्रीब्यूशन। हमारे बॉडी में फ्लूइड कहां पे डिस्ट्रीब्यूट है, मतलब हमारे बॉडी में जितनी भी ऑर्गन्स है या जितनी भी कैविटीज है तो फ्लूइड कहां पे मौजूद होते हैं। ठीक है, तो यहां पे आप देख सकते हैं नंबर फर्स्ट आप देख सकते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बॉडी फ्लूइड्स। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बॉडी फ्लूइड्स में नंबर फर्स्ट हमारे पास है टोटल बॉडी वाटर। टोटल बॉडी वाटर का मतलब है TBW। TBW टोटल बॉडी वाटर। हमारे बॉडी में टोटल कितने वाटर है, कितने परसेंट वाटर है, तो 60% वाटर हमारे बॉडी में मौजूद है। ये आप लोगों ने याद रखना है, खासतौर पे एडल्ट मेल में, सही है। फिर हमारे पास जो है एक और चीज है कि फ्लूइड तो 60% मौजूद है, लेकिन कहां पे मौजूद है, तो फ्लूइड कंपार्टमेंट्स हमारे बॉडी में मौजूद है। इंट्रासेल्युलर फ्लूइड, एक्स्ट्रासेल्युलर फ्लूइड, याद रखना स्टूडेंट। इंट्रासेल्युलर फ्लूइड मतलब इनसाइड द सेल, इनसाइड सेल जितनी भी फ्लूइड है इसको कहते हैं इंट्रासेल्युलर फ्लूइड। इसको शॉर्ट फॉर्म में हम लिख सकते हैं ICF। तो ICF कितने हैं, 2/3 R 28 लीटर। हमारे इनसाइड द सेल जो है 28 लीटर या 2/3 जो है परसेंट वाटर जो है या फ्लूइड मौजूद है। एक्स्ट्रासेल्युलर फ्लूइड का क्या मतलब, एक्स्ट्रासेल्युलर का मतलब है कि ये हमारे पास बहुत सारे सेल्स है, तो इसके बीच में ये वाले जो स्पेसेस होते हैं ना, इसमें जो फ्लूइड होता है इसको एक्स्ट्रासेल्युलर फ्लूइड कहा जाता है। तो ये हमारे पास 1/3 या 14 लीटर होता है, इसको कहते हैं ECF। ये आप लोगों ने याद रखना है, ठीक है स्टूडेंट्स। फिर हमारे पास जो है इंटरस्टिशियल फ्लूइड। व्हाट इज मीन बाय इंटरस्टिशियल फ्लूइड। और फिर हमारे पास है इंट्रावेस्कुलर फ्लूइड। तो स्टूडेंट ये दोनों टर्मिनोलॉजी आप लोगों ने याद रखना है। एक हमारे पास है इंटरस्टिशियल फ्लूइड और दूसरा हमारे पास है इंट्रावेस्कुलर फ्लूइड। तो स्टूडेंट मैंने एक बात की कि दो सेल्स से ज्यादा इसके बीच में जो स्पेस होता है तो इस स्पेस को क्या कहते हैं, एक्स्ट्रा सेल्यूलर, सही है। तो एक्स्ट्रा सेल्यूलर के फिर हमारे पास 2 टाइप्स है। एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड की हमारे पास 2 टाइप्स है। नंबर फर्स्ट हमारे पास इंटरस्टिशियल फ्लूइड है, नंबर सेकंड हमारे पास इंट्रावेस्कुलर फ्लूइड है, सही है। तो इंटरस्टिशियल फ्लूइड हमारे पास जो है क्या होता है, इस जगह में 2 सेल या 3 या 4 सेल्स के बीच में जो स्पेस होता है, तो इस स्पेस में जब फ्लूइड होते हैं तो इसको कहते हैं इंटरस्टिशियल फ्लूइड। तो ये 11 लीटर होता है, सही है। और इंट्रावेस्कुलर फ्लूइड का क्या मतलब है, यहाँ पे जो हमारे पास ब्लड वेसल्स होते हैं, स्टूडेंट यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पास जो ब्लड वेसल्स होते हैं, ठीक है। तो ब्लड वेसल्स में जो फ्लूइड होता है, RBC, WBC, प्लेटलेट्स, इसके अलावा जो प्लाज्मा है, सही है, तो इसको क्या कहते हैं, इंट्रावेस्कुलर फ्लूइड। तो ये हमारे पास 3% है या 3 लीटर है। तो यहां पे आप लोगों ने इस कंसेप्ट को गेन करना है कि इंटरस्टिशियल फ्लूइड या इंट्रावेस्कुलर फ्लूइड ये हमारे पास एक्स्ट्रासेल्युलर फ्लूइड है। मतलब सेल के तो बाहर है ना, सेल के बाहर है, तो या तो वेसल में तो इसको इंट्रावेस्कुलर कहते हैं, या वेसल के अलावा थर्ड स्पेस में, तो इसका क्या नाम है, इसका नाम है इंटरस्टिशियल फ्लूइड, सही है। फिर हमारे पास कुछ और भी फ्लूइड्स है, लैम्प है, साइनोवियल है और इंटेस्टाइनल है, CSF है, स्वेट है, यूरिन है, प्लूरल कैविटी में जो प्लूरल फ्लूइड है, पेरिटोनियल है, पेरिकार्डियल फ्लूइड है, इंट्रा अकुलर फ्लूइड है, सही है। IOF जो है हमारे पास ये 1 लीटर से कम है, सही है। तो ये चीजें आप लोगों ने MCQs पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना है। चले इसको हम डिस्कस करते हैं कि पेपर में क्या आ सकता है हमारे पास, ठीक है। तो ये आप लोगों ने कौन कौन से पॉइंट जो है याद रखनी है, यहाँ पे आप देखें
सबसे पहले तो एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना है टोटल बॉडी वाटर कितनी है हमारे पास। तो सबसे पहले एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना है आप लोगों ने टोटल बॉडी वाटर कितने हैं हमारे बॉडी में। सही है, टोटल बॉडी वाटर कितने हैं 60% एडल्ट मेल में। सही है। फिर हमारे पास आईसीएफ इंट्रा सेल्युलर फ्लूइड कितना है 2/3 और 28 लीटर। सही है, ये एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना है। फिर हमारे पास एक्स्ट्रा सेल्युलर फ्लूइड ईसीएफ कितने हैं 1/3। सही है, और ये कितना है 14 लीटर है। सही है। इंटरस्टिशियल फ्लूइड कितना है 11 और इंट्रावेस्कुलर फ्लूइड कितना है 3 लीटर। तो अगर हम देखें 11 + 3 = 14 लीटर। तो 14 लीटर कितना हुआ, ये हमारे पास एक्स्ट्रा सेल्युलर फ्लूइड हुआ। और फिर इसके अलावा लैंप ये एक्स्ट्रा जो फ्लूइड है, ठीक है, तो ये 1 लीटर से कम है। तो ये एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना है आप लोगों ने। सही है। फ्लूइड मूवमेंट हमारे बॉडी में फ्लूइड जो मूवमेंट करता है एक जगह से दूसरी जगह में ये जो है मुंतकिल हो जाता है। ठीक है, डिटरमाइंड बाय द नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर अक्रॉस द कैपिलरी वॉल। इसमें कुछ हमारे पास प्रेशर जो है इन्वॉल्व है, इसको हम डिस्कस करते हैं ताकि आप लोगों को आसानी हो मजीद लेक्चर सुनने में। ठीक है, या लेक्चर को गेन करने के लिए। यहाँ पे हमारे पास एक चीज है जो स्टार्लिंग हाइपोथेसिस है। तो स्टार्लिंग हाइपोथेसिस हमने जो है डिस्कस करनी है कि स्टार्लिंग हाइपोथेसिस क्या है। हाउ फ्लूइड मूव्स इन एंड आउट ऑफ कैपिलरीज, कैपिलरीज से कैसे जो है ब्लड बाहर निकल जाता है या कैसे कैपिलरी में ब्लड आता है। तो ये हमारे पास की फॉर एग्जांपल ये हमारे पास कैपिलरी है। सही है, तो बाहर से कैपिलरी के अंदर जो फ्लूइड आता है या कैपिलरी से बाहर जो फ्लूइड जाता है। सही है, तो ये हमारे पास क्या है, ये किस तरह आता है किस तरह जाता है, इन एंड आउट होता है, तो इसका नाम है स्टार्लिंग इफेक्ट। सही है, ये हमारे पास क्या है स्टार्लिंग इफेक्ट। तो ये आप लोगों ने यहाँ पे जहन नशीन करना है। सही है, स्टार्लिंग इफेक्ट क्या है, किस तरह फ्लूइड जो है कैपिलरी में आता है और किस तरह कैपिलरी से ही जाता है। तो कैपिलरी क्या है, एंडोथेलियल सेल है। सही है, एंडोथेलियल सेल्स को क्रॉस करना है। तो यहाँ पे एक चीज है नेट फिल्ट्रेशन, फोर्स फेवरिंग फिल्ट्रेशन माइनस फोर्स अपोजिंग फिल्ट्रेशन। ये क्या है स्टार्लिंग हाइपोथेसिस है। ठीक है, इसको हम डिस्कस करते हैं कि इसका क्या मतलब है। फ्लूइड मूवमेंट जो है डिपेंड करता है टू मेन टाइप्स है फोर्स की। एक हमारे पास हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर है, सेकंड और हमारे पास अनकोटिक प्रेशर है। ठीक है, तो इसको हमने डिस्कस करना है। व्हाट इज हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर किया है, अनकोटिक प्रेशर किया है। हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर पुशेस फ्लूइड आउट फ्रॉम कैपिलरीज, कैपिलरीज से ब्लड जो बाहर की तरफ जाता है। तो ये हमारे पास क्या है हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। अनकोटिक प्रेशर किया है, पुल्स फ्लूइड इनटू कैपिलरी। सही है, बाहर की तरफ से फ्लूइड्स कैपिलरी में आना, कैपिलरी की वो हैसियत जो बाहर की तरफ से फ्लूइड को इन करते हैं। सही है, तो ये हमारे पास क्या है अनकोटिक प्रेशर। एक हमारे पास हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, सेकंड और हमारे पास अनकोटिक प्रेशर। ठीक है, तो फिर हमारे पास फोर्स फेवरिंग फिल्ट्रेशन इनटू इंटरस्टिशियल स्पेस, कैपिलरी हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। फिर ये हमारे पास कुछ इसके टाइप्स है, फोर स्टार्लिंग फोर्सेस है। इसमें नंबर फर्स्ट हमारे पास कैपिलरी हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर है पीसी। फिर हमारे पास इंटरस्टिशियल हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर है पीआई, और प्लाज्मा अनकोटिक प्रेशर है पाई सी, और इंटरस्टिशियल अनकोटिक प्रेशर है पाई आई। ये हमारे पास है। फिर नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर फार्मूला है जो हमने डिटेल के साथ डिस्कस करना है। तो सबसे पहले हमने इसको डिस्कस करना है कैपिलरी हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। इसको हम कैपिलरी हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर कहते हैं पीसी। ये क्या है, ये कैपिलरी से फ्लूइड को पुश करता है, बाहर निकालता है टिश्यू के लिए। ठीक है, टिश्यू के लिए ये कैपिलरी से वाटर या फ्लूइड को बाहर निकालने में मदद करता है, बाहर निकालता है। ठीक है, और ये किस वजह से होता है, ब्लड प्रेशर की वजह से होता है। सही है, फिर इसके बाद हमारे पास है इंटरस्टिशियल अनकोटिक प्रेशर। व्हाट इज इंटरस्टिशियल अनकोटिक प्रेशर, इंटरस्टिशियल अनकोटिक प्रेशर पाई आई रिप्रेजेंट होता है पाई आई एस से। ठीक है, यहाँ पे आप लोगों ने देखना है ये इससे रिप्रेजेंट हो जाता है। ठीक है, ये क्या है, ये टिश्यू से फ्लूइड को पुल करता है अपनी तरफ, जो है सक करता है, खींचता है। ठीक है, मतलब
टिश्यू से कैपिलरी में जो फ्लूइड आता है तो इसका नाम क्या है, इंटरस्टिशियल अनकार्टिक प्रेशर। ठीक है, ये कुछ खास प्रोटीन है हमारे बॉडी में, एल्बुमिन वगैरह, इसकी वजह से ये होता है। ठीक है, फिर हमारे पास जो है यहाँ पे आप देखिए ड्यू टू प्रोटीन फ्लूइड between tissue cells water pulling। फिर हमारे पास force favoring the absorption into fluid। फिर हमारे पास प्लाज्मा अनकोटिक प्रेशर। प्लाज्मा अनकोटिक प्रेशर का क्या मतलब है, इसमें क्या होता है, इसमें बाहर की तरफ से फ्लूइड कैपिलरी में जाता है। ठीक है, प्लाज्मा प्रोटीन एल्बुमिन की वजह से, ये भी इंटरस्टिशियल अनकोटिक प्रेशर की तरह है। सही है, फिर हमारे पास जो है इंटरस्टिशियल हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। तो इंटरस्टिशियल हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ये तो हमारे पास जो है फ्लूइड जो है पुश हो जाता है कैपिलरी में, ये भी वही है, पीआई से रिप्रेजेंट हो जाता है। सही है, ये सब चीजें हमारे पास जो है बिल्कुल एक जैसे है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ड्यू टू प्रेशर इन टिश्यू पुशेस इनटू ब्लड एंड सेल। फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं स्टार्लिंग हाइपोथेसिस। Starling hypothesis state that the fluid movement due to filtration across the wall of capillary is dependent on the balance between the hydrostatic pressure gradient and the oncotic pressure gradient across the capillary। ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास जो है आप देख सकते हैं यहाँ पे कि ये हमारे पास कैपिलरी है। तो कैपिलरी में एक हमारे पास हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर है, दूसरा हमारे पास अनकोटिक प्रेशर है। ठीक है, तो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर क्या है, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर हमारे पास वो प्रेशर है कि फ्लूइड कैपिलरी से बाहर जाते हैं। हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर हमारे पास वो प्रेशर है जो फ्लूइड को कैपिलरी से पुश करता है, पुश आउट करता है। और अनकोटिक प्रेशर हमारे पास वो प्रेशर है जो फ्लूइड को फुल करता है, अपनी तरफ जो है लाता है आउटसाइड द कैपिलरीज, सॉरी आउटसाइड द कैपिलरीज। सही, फिर हमारे पास जो है फोर स्टार्लिंग फोर्सेस हैं। हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर इन द कैपिलरी पीसी, ये भी हमने डिस्कस किया। हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर इन द इंटरस्टिशियम, ये भी हमने डिस्कस किया। सही है, अनकोटिक प्रेशर इन द कैपिलरी, ये भी हमने डिस्कस किया। अनकोटिक प्रेशर इन द इंटरस्टिशियम, ये भी हमने डिस्कस किया। सही है, द बैलेंस ऑफ दिस फोर्सेस अलो सर्कुलेशन ऑफ नेट ड्राइविंग प्रेशर ऑफ और फिल्ट्रेशन। अगर इन फोर्सेस का, इन प्रेशर का जो है बैलेंस सेम है, ठीक है, सही है, तो आपकी बॉडी में सही से फिल्ट्रेशन होगा, वरना नहीं। फिर ये आप देखें नेट ड्राइविंग प्रेशर, नेट ड्राइविंग प्रेशर आप देख सकते हैं पीसी माइनस पीआई। पीसी क्या है, कैपिलरी हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर से आपने पीआई को माइनस करना है इंटरस्टिशियल हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर को, फिर इन सब को माइनस करना है पीसी। पीसी क्या है, पीसी हमारे पास कैपिलरी हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर है और पीआई ये फिर वही है। सही है, फिर हमारे पास एक और चीज है जो काफी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे आप लोगों ने याद रखना है कि अगर हमारे पास इसका जो रिजल्ट है, सही है, ये पॉजिटिव आया, तो पॉजिटिव का क्या मतलब है, फ्लूइड गोज आउट। अगर इसका रिजल्ट ये स्टूडेंट, ये यहाँ पे सर से गलती हुई है, ये हमारे पास पाई है, पाई सी माइनस पाई आई, ये इस तरह फार्मूला है। ठीक है, ये आप लोगों ने याद रखना है, अगर पेपर में आ गया तो इस तरह पे फार्मूला होगा। ठीक है, अगर इसका रिजल्ट हमारे पास, इसका रिजल्ट जो है प्लस में आया, तो प्लस का क्या मतलब है, ये अपने पास नोट करें कि फ्लूइड जो है कैपिलरी से आउट होगा। ठीक है, अगर रिजल्ट नेगेटिव आया तो नेगेटिव का मतलब है फ्लूइड जो है कैपिलरी में आ जाएगा। मतलब अगर पॉजिटिव है तो इसका मतलब है फिल्ट्रेशन होगा, अगर नेगेटिव है इसका मतलब है रीअब्जॉर्प्शन होगा, फ्लूइड बॉडी में आ जाएगा, वेसल में आ जाएगा। सही है, फिर हमारे पास जो है एक और फार्मूला है जो काफी इंपॉर्टेंट है, एक्सप्लेन नहीं किया है लेकिन जस्ट बस यहाँ पे पुट किया है, तो इसको मैं आप लोगों के सामने जो है एक्सप्लोर करता हूं। जेवी, जेवी का क्या मतलब है स्टूडेंट, जेवी का मतलब है फ्लूइड मूवमेंट, फिल्ट्रेशन रेट, कितना हमारे बॉडी में फिल्ट्रेशन हो रहा है। सही है, जेवी क्या है, जेवी हमारे पास फ्लूइड मूवमेंट है, बॉडी में एक जगह से दूसरी जगह पे फ्लूइड जो मूवमेंट करता है। हम कह सकते हैं हाउ मच फ्लूइड इज एक्चुअली मूविंग अक्रॉस द कैपिलरी वाल, कैपिलरी वाल से एक्चुअली कितना फ्लूइड जो है बाहर की तरफ जाता है या अंदर की तरफ आता है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, जेवी है। तो ये आप लोगों ने, इसका फार्मूला है के एफ और फिर ये पीसी माइनस पी आई, पीसी माइनस पी आई, तो ये आप लोगों ने याद रखना, लेकिन ये पीसी नहीं है स्टूडेंट, ये पाई सी है और ये पाई आई है। ठीक है, हमारे पास जो पीसी प्लाज्मा अनकोटिक प्रेशर है
और इंटरस्टिशियल एनकोटिक प्रेशर है, ये आप लोगों ने याद रखना है, ठीक है। फिर यहाँ पे केएफ है। व्हाट इज केएफ? केएफ का क्या मतलब है स्टूडेंट? केएफ का मतलब है फिल्ट्रेशन कोफिशिएंट। ये हमें जो है कैपिलरी परमेबिलिटी के बारे में इंडिकेशन दे रहा है कि अगर केएफ ज्यादा है तो इसका मतलब है ज्यादा फ्लूइड जो है मूवमेंट करेगा, अगर केएफ कम है इसका मतलब है फ्लूइड मूवमेंट कम करेगा। क्यों? परमेबिलिटी कम या ज्यादा है, सही है। तो ये हमारे पास ये फार्मूला है, आप लोगों ने इसको जानना है, ठीक है। फिर हमारे पास जो है फ्लूइड इम्बैलेंसेस है, इसको हम डिस्कस करते हैं। फ्लूइड इम्बैलेंसेस, ए फ्लूइड होमोस्टेसिस disturbed by pathophysiologic processes और other factors। फ्लूइड हेमोस्टेसिस जो है डिस्टर्ब हो जाता है, कहीं हमारे बॉडी में फ्लूइड ज्यादा होता है, कहीं कम हो जाता है, या तो ये पैथोफिजियोलॉजिक प्रोसेस की वजह से होता है या अदर फैक्टर्स हमारे पास है, जैसा कि मेडिसिन, हम मेडिसिन ले रहे हैं तो इसकी वजह से ये मसले हो सकते हैं, ठीक है। टू मेजर कैटेगरीज है, इम्बैलेंसेस ऑफ ईसीएफ फ्लूइड्स, ये ईसीएफ वॉल्यूम, सही है, या इम्बैलेंसेस ऑफ बॉडी फ्लूइड, या बॉडी फ्लूइड में जो है इम्बैलेंसेस आ सकते हैं, सही है, या हमारे पास जो है ईसीएफ जो एक्स्ट्रासेल्युलर फ्लूइड वॉल्यूम है इसमें इम्बैलेंसेस आ सकते हैं। तो इसको हम सैलाइन इम्बैलेंसेस कहते हैं और इसको हम वाटर इम्बैलेंसेस कहते हैं, सही है। Common disturbances in fluid electrolyte imbalances isotonic imbalances है। isotonic imbalances को हम वॉल्यूम imbalances भी कहते हैं। फिर हमारे पास osmolar imbalances है, इसको हम हाइपो और हाइपरटोनिक imbalances कहते हैं, सही। और नंबर 3 हमारे पास कंपोजिशनल चेंजेस है। तो आइसोटोनिक imbalances का क्या मतलब है? जब फ्लूइड वॉल्यूम चेंज हो जाता है और ऑस्मोलरिटी बिल्कुल जो है रिमेन नॉर्मल होता है, तो इसको आइसोटोनिक इम्बैलेंसेस कहा जाता है। ऑस्मोलर इम्बैलेंसेस का क्या मतलब है कि हमारे पास ऑस्मोलरिटी चेंज हो जाते हैं, अनइक्वल लॉस और गेन, तो ऑस्मोलरिटीज में चेंज होते हैं अनइक्वल लॉस और गेन ऑफ वाटर या सोडियम की वजह से, ठीक है। तो ये हमारे पास ऑस्मोलर इम्बैलेंसेस है। और फिर कंपोजिशनल चेंजेस मतलब सोडियम लेवल कम या ज्यादा, पोटेशियम लेवल कम या ज्यादा, सही है। तो ये चीजें हमारे पास आइसोटोनिक इम्बैलेंसेस में हमारे पास हाइपोवोलीमिया है, हाइपरवोलीमिया है, जो आज इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो हाइपोवोलीमिया में क्या होता है? वाटर कम हो जाते हैं। हाइपरवोलीमिया में क्या होता है? वाटर इंक्रीज हो जाते हैं, एक्सेस हो जाते हैं। ऑस्मोटिक इम्बैलेंसेस में हमारे पास हाइपोनेट्रीमिया है, सोडियम लेवल कम हो जाता है, और हाइपर न्यूट्रीमिया है, जो सोडियम लेवल इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे आप कंपोजिशनल इम्बैलेंसेस देख सकते हैं। हाइपोकैलेमिया का मतलब है पोटेशियम लेवल डिक्रीज हो जाता है। फिर इसके अपने कुछ काजेस, कुछ सिम्टम्स हैं और ट्रीटमेंट्स हैं जो हम डिटेल के साथ आगे नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं, सही है। हाइपरकैलेमिया है, हाइपरकैलेमिया मतलब कैल्शियम लेवल, पोटेशियम लेवल इंक्रीज। हाइपोक्लोरीमिया, क्लोरीन लेवल कम, और हाइपरक्लोरीमिया, क्लोरीन लेवल इंक्रीज, ठीक है। और हाइपोकैल्सीमिया, कैल्शियम लेवल इंक्रीज। हाइपरकैल्सीमिया, हाइपरकैल्सीमिया ये गलत हुई है, ये यहाँ पे है, ठीक है। हाइपोफॉस्फेटीमिया, फॉस्फेट लेवल कम। हाइपरफॉस्फेटीमिया, फॉस्फेट लेवल इंक्रीज। हाइपोमैग्नीसीमिया, मैग्नीशियम लेवल कम। हाइपर मैग्नीशियमिया, हाइपर मैग्नीशियम लेवल इंक्रीज, ठीक है। तो इन चीजों को आप लोगों ने ज़हन नशीन करना है। आइसोटोनिक इम्बैलेंसेस में हम फर्स्ट डिस्कस करने वाले हैं हाइपोवोलीमिया और वॉल्यूम डेफिसिट। हाइपोवोलीमिया इज अ स्टेट ऑफ डिक्रीज ब्लड वॉल्यूम, मोर स्पेसिफिकली डिक्रीज इन वॉल्यूम ऑफ ब्लड प्लाज्मा। आप सबको पता है हाइपो मीन लो एंड वोलीमिया मीन वॉल्यूम, वॉल्यूम इसमें कम हो जाता है बॉडी में, सही है। ब्लड वॉल्यूम कम हो जाता है, या मोर स्पेसिफिकली अगर हम खास बात करें तो इस ब्लड के जो प्लाज्मा है वो डिक्रीज हो जाता है। आप सबको पता है कि ब्लड किस चीज से बना हुआ होता है? प्लाज्मा एंड ब्लड सेल्स केवल। तो ब्लड सेल्स कितने होते हैं? 45%, और प्लाज्मा कितना है? 55%, ठीक है। तो ये प्लाज्मा लेवल जब कम हो जाता है, जो फ्लूइड कंपार्टमेंट है ब्लड के, तो इसका नाम है हाइपोवोलीमिया, ठीक है। सिम्टम्स ऑफ हाइपोवोलीमिया में इंक्लूड कूल हैंड्स एंड लेग्स, इस बंदे का लेग्स और फीट जो है वो कूल हो जाते हैं। लाइट हेडेडनेस, ठीक है, और इसके सर में दर्द हो जाता है। इनफ्रीक्वेंट यूरिनेशन, यूरिन जो है बिल्कुल कम हो जाते हैं, बिल्कुल पी नहीं कर सकता। क्यों? इसलिए कि हाइपोवोलीमिया है। बॉडी में फ्लूइड ऑलरेडी कम है। इंक्रीज हार्ट रेट, अगर बॉडी में फ्लूइड कम है, सही है, तो हार्ट रेट इंक्रीज हो जाता है। क्यों?
ब्लड प्लाज्मा कम है तो बॉडी को ब्लड की ज्यादा जरूरत होती है, लेकिन फ्लूइड तो है नहीं, तो इस वजह से हार्ट जो है जल्दी जल्दी जो है अपना राइतम कंटिन्यू करते हैं ताकि कम ब्लड बॉडी के हर जगह में चले जाए। ठीक है, फिर हमारे पास वीकनेस, तो वीकनेस भी हो सकता है साथ साथ। ठीक है, आइसोटोनिक इम्बैलेंसेस में हमारे पास जो है इसके जो काजेस है वो क्या है, जीआई लॉसेस, एक्स्ट्रासेलुलर वॉल्यूम डिफिसिट कब होता है, हाइपोलीमिया कब काज होता है, आपको पता है, जीआई लॉसेस जब गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल लॉस हो जाए। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल लॉस का क्या मतलब है, वोमिटिंग हो रही है, जीआई सक्शनिंग हुआ, डायरिया है, पैंक्रियाटिक बेलियरी फिस्टुला ड्रेनेज है, ब्लीडिंग हुआ है, तो जरूरी बात है फ्लूइड बॉडी में कम होगी ना। स्किन लॉसेस, सही है, स्किन के जरिए लॉसेस होगी, फॉर एग्जांपल डायपोरिसिस, एक्सेसिव प्रेस्पिरेशन, ठीक है, स्वेटिंग जो होता है, एक्सेसिव बर्न, कोई जल गया है, ठीक है, फ्योर है, सही है, तो ये हमारे पास क्या है, कुछ काजेज है। रीनल लॉस, पोलियूरिया, बंदा ज्यादा जो है यूरिन पास करता है, मतलब पी करता है ज्यादा। रीनल डिजीज हो सकते हैं, सेल्ट, वास्टिंग नेफ्राइटिस, वो नेफ्राइटिस जहाँ पे साल्ट जो है बॉडी से निकल जाता है, तो साल्ट के साथ साथ वाटर भी निकल जाते हैं ना। डायरेटिक एक्सेस, डायरेटिक एक्सेस का मतलब है वो मेडिसिन या वो एजेंट यूज करना जो आपकी यूरिन को जो है आउटपुट को इंक्रीज करता है। डायबिटिक ग्लाइकोसूरिया, ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, डायबिटिक ग्लाइकोसूरिया, जब यूरिन में ग्लूकोज मौजूद हो, ठीक है। या एडिसन डिजीज, एडिसन डिजीज में क्या होता है, क्रोनिक एड्रिनल इनसफिशिएंसी, इसमें जो है एल्डोस्टेरोन वगैरह कम हो जाते हैं, तो एल्डोस्टेरोन जब कम हो जाते हैं तो इसका क्या मतलब है, सोडियम रिटेंशन नहीं होगा तो वाटर बॉडी से ज्यादा जो है जा सकता है। ठीक है, फिर हमारे पास हाइपो एल्डोस्टेरोनिज्म, तो हाइपो मतलब एल्डोस्टेरोन लेवल जो है कम हो जाता है। मेनेटोल थेरापी, व्हाट इज मेनेटोल थेरापी, ये आप लोगों ने याद रखना है। मेनेटोल थेरापी हमारे पास हम कह सकते हैं कि मेनेटोल एक ऑस्मोटिक डायरेटिक्स है, ठीक है, जो आईवी हम देते हैं और ये यूरिन आउटपुट को इंक्रीज करता है, सही है। मतलब किडनी ट्यूब्यूल पे ये एक्शन करता है, हाई प्रोटीन एलिमिनेशन और हाई प्रोटीन एलिमिनेशन होता है। हाइपोलेमिया क्लिनिकल फीचर्स है इसके, वीकनेस है जैसा कि हमने डिस्कस किया, फैटीग है, एनोरेक्सिया है, सही है, और थर्स्टी, ड्राई म्यूकस मेम्ब्रेन, अगर बॉडी में फ्लूइड कम है तो म्यूकस मेम्ब्रेन ड्राई होगा ना। पोस्टरल हाइपोटेंशन, सही है, हाइपोटेंशन है तो आप सबको पता होना चाहिए जब हाइपोटेंशन हो तो इसके साथ साथ जो है टेकिकार्डिया हो, ठीक है। डेजनेस है, मतलब पल्स रेट इसका जो है 100 से एबो होगा, ठीक है, और पुअर स्किन होगा, टंग टर्गर, कंफ्यूजन, बंदा लेथार्जी, मतलब बंदा खुद को ऐसे कमजोर कमजोर समझता है, ठीक है। ओलिगुरिया 3 ml पर हावर, 30 ml पर हावर से जो है कम जो है वो यूरिन पास करता है। वीक पल्स होते हैं, सनकन आईबाल, ड्राई कंजक्टिवा, स्लो वेन रिफिलिंग, सही है। अगर आपके हाथ में वेन है और इसको आप प्रेस करते हैं तो 3 to 5 सेकंड से ज्यादा टाइम लेगा, फिर वो फिल हो जाता है, ठीक है। फॉलिंग वेनस रिटर्न एंड सीवीपी, सेंट्रल वेनस प्रेशर, और फ्लैट जुगुलर वेन। फिर हमारे पास जो है रैपिड वेट लॉस भी होता है क्योंकि फ्लूइड बॉडी में कम हो जाते हैं एकदम। लॉन्गिट्यूडनल फोरो एंड टंग्स, अगर ये हमारे पास टंग है, ठीक है, तो इसमें इस तरह के जो है एक फोरोसा बन जाता है। इन्फेंट्स हैव सनकन फोंटेनिल्स विद एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड डेफिसिट, एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड डेफिसिट की वजह से जो है फोंटेनिल जो होता है इसके हेड में, बेबी के हेड में, तो वो क्या हो जाता है, सनकन हो जाता है इस तरह, ठीक है। और 2% अगर लॉस हो तो ये माइल्ड डेफिसिट है, 5% लॉस हो तो मॉडरेट, एंड 8% लॉस हो तो सेवियर डेफिसिट है, ये आप लोगों ने याद रखना है, ठीक है। फिर हमारे पास कुछ लेबोरेटरी फाइंडिंग्स है, तो एलिवेटेड हेमेटोक्रेट है, ये मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया है कि हेमेटोक्रेट क्यों एलिवेट होगा। आप सबको पता है ब्लड कंपोजिशन कैसे है, प्लाज्मा जो है 55% है प्लस, और ब्लड सेल्स हमारे पास 45% है, ठीक है। तो अगर हमारे पास प्लाज्मा लेवल कम हुआ, 55 से कम हुआ, ठीक है, तो ऑलरेडी ब्लड सेल्स जो है 45% रिमेन कांस्टेंट है और प्लाज्मा लेवल तो कम हुआ ना, तो इस वजह से हेमेटोक्रेट जो है इंक्रीज होगा, ठीक है, 50% से ज्यादा। यूरिन स्पेसिफिक ग्रेविटी भी इंक्रीज होगा क्योंकि फ्लूइड कम है और बाकी साल्ट्स वगैरह ज्यादा है। नॉर्मल सीरम Na, तो नॉर्मल सीरम यूजुअली जो है सोडियम सीरम लेवल नॉर्मल हो जाता है इसमें। इंक्रीज सीरम प्रोटीन, और सीरम प्रोटीन इंक्रीज हो जाता है बर्न, ठीक है, ये भी हमने फर्स्ट लेक्चर में डिस्कस की है। यूरिन ऑस्मोलैरिटी 450 से इंक्रीज हो जाता है, ठीक है।
पैथोफिजियोलॉजी हाइपोवोलेमिया का क्या है? ड्यू टू लो ब्लड प्रेशर द एल्डोस्टेरोन एंड एडीएच वर्क टू एब्जॉर्ब वाटर फ्रॉम नेफ्रॉन बट ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ फ्लूइड। लो ब्लड प्रेशर की वजह से एल्डोस्टेरोन एंड एडीएच एंटीडायरेटिक हार्मोन जो है नेफ्रॉन से वाटर को एब्जॉर्व करता है, ठीक है, बट ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ फ्लूइड, अगर फ्लूइड डिफिशियंसी है तो क्या होगा? मार्क रिडक्शन अकर इन सेंट्रल वेनस प्रेशर। तो जरूरी बात है रिडक्शन वो तो करता है, लेकिन अगर फ्लूइड है नहीं तो क्या होगा? कार्डियक आउटपुट कम होगा, ठीक है, एंड इनएडिक्वेट परफ्यूजन ऑफ मोस्ट ऑर्गन्स सो दे सीरियस प्रॉब्लम अराइज विद सर्कुलेशन शॉक एंड न्यूरोलॉजिकल डिसफंक्शन। इस वजह से अगर बॉडी को फ्लूइड नहीं मिल रहा तो जरूरी बात है सर्कुलेटरी शॉक होगा, न्यूरोलॉजिकल डिसफंक्शन होगा, ये आप लोगों ने याद रखना है। फिर हमारे पास जो है हाइपरवोलेमिया है। हाइपरवोलेमिया का मतलब है आपका जो बॉडी ब्लड प्लाज्मा लेवल है वो इंक्रीज हो जाता है इसमें, ठीक है। हाइपरवोलेमिया काजेस, इसके कुछ खास काजेस भी है। ब्लड ट्रांसफ्यूजन, आप सबको पता है अगर ब्लड ट्रांसफ्यूजन हो, किसी ने ब्लड ट्रांसफ्यूजन किया है तो जिसको ब्लड ट्रांसफ्यूजन हुआ है, ब्लड दिया है, तो इसकी बॉडी में वॉल्यूम ज्यादा होगा ना, तो ये भी एक काज है। फिर हमारे पास जो है क्रोनिक लिवर डिजीज। क्रोनिक लिवर डिजीज में हमारे पास एक डिजीज है लिवर सिरोसिस। इसमें अल्बुमिन लेवल कम हो जाता है तो फ्लूइड फिर टिश्यू को लीक करता है, एसाइड्स और एडिमा जो है काज हो जाता है क्रोनिक सिरोसिस में, ठीक है, लिवर सिरोसिस में। कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर में क्या होता है? हार्ट डिजीज है, इसमें हार्ट सही से पंपिंग नहीं कर सकता है, सही है, क्योंकि फ्लूइड ज्यादा होता है। कशिंग सिंड्रोम है। कशिंग सिंड्रोम का क्या मतलब है? जो हमारे पास एड्रीनल हार्मोन्स है वो जो है ज्यादा हो जाता है कशिंग सिंड्रोम में, ठीक है। ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस जो नेफ्रॉन होता है इसमें इन्फ्लेमेशन होता है, ठीक है। एक्यूट फोकल और एम्बोलिक मेम्ब्रेन प्रोलिफरेशन, पोस्ट इन्फेक्शियस पोस्ट, ये हमारे पास सब कुछ काजेस है। हार्ट प्रॉब्लम्स, हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म, और हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म, एल्डोस्टेरोन लेवल ज्यादा हो जाता है, तो एल्डोस्टेरोन लेवल जब ज्यादा हो जाता है तो सोडियम रिटेंशन होगा, तो यूरिन कम होगा और बॉडी में फ्लूइड ज्यादा होगा। किडनी फेलियर, किडनी सही से काम नहीं करता। लिवर फेलियर, ये डिस्कस किया। लिवर सिरोसिस, लंग प्रॉब्लम्स है, नेफ्राइटिस है, हमारे पास कुछ ऐसे डेंजरस डिजीज हमारे पास है। सेकेंडरी नेफ्रोपैथी या प्रीक्लेम्सिया और प्रेगनेंसी। अब हम देखते हैं प्रेगनेंसी में क्या होता है। प्रेगनेंसी में ये होता है कि नॉर्मल प्रेगनेंसी में बॉडी नेचुरली जो है फ्लूइड वॉल्यूम को इंक्रीज करता है। क्यों? ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है 40 to 50%, तो हार्मोन जो एल्डोस्टेरोन एस्ट्रोजन है वो सोडियम और वाटर को रिटेन करता है, ठीक है। तो इसका जो माइल्ड फिजियोलॉजिकल एडेमा है ये जो है लेग्स में काज हो जाता है। फिर हमारे पास जो है यहाँ पे टर्म लिखा हुआ है प्रीक्लैम्सिया। व्हाट इज प्रीक्लैम्सिया? प्रीक्लैम्सिया हमारे पास प्रेगनेंसी होता है लेकिन कॉम्प्लिकेशन के साथ। कॉम्प्लिकेशन में हाई ब्लड प्रेशर है, प्रोटीनूरिया है और एडेमा होता है। ये आप लोगों ने एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना है, ठीक है। सर्जरी, ऑपरेशन और इसके अलावा भी कुछ कॉम्प्लिकेशंस हमारे पास मौजूद है, ठीक है। फिर हमारे पास एक्स्ट्रासेल्युलर फ्लूइड वॉल्यूम एक्सेस और हाइपरवोलेमिया, इसके कुछ काजेज है। तो काजेज हमने डिस्कस किया, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, क्रॉनिक रीनल फेलियर, सिरोसिस ऑफ लिवर डिस्कस किया, इंक्रीज एल्डोस्टेरोन स्टेरॉइड ये भी डिस्कस किया, और एक्सेस सोडियम इंटेक, रैपिड इन्फ्यूजन आईवी सलाइन एक्सेस ये भी डिस्कस किया। हाइपो एल्बुमिनिया, हाइपरबिनिया, एल्बुमिन लेवल कम, तो एल्बुमिन लेवल कम तो फ्लूइड लीक्स इनटू टिश्यू, फ्लूइड जो है टिश्यूज में जाएगा, ठीक है। तो जब जाएगा तो क्या होगा? एडिमा कास होगी, साइड्स कास होगी, ठीक है। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड थेरेपी भी इसमें मौजूद है। जुगुलर वेन डिस्टिनेशन, ये जो जुगुलर वेन है ना ये इसमें डिस्टिनेशन हो जाता है, सही है। एलिवेटेड ब्लड प्रेशर, ब्लड बॉन्डिंग फॉर एलिवेटेड सीवीपी, डायस्पनिया ऑर्थोपनिया होता है, और स्लो एम्प्टी ऑफ वेन ये भी डिस्कस किया। एडेमा, सही है। एसाइड्स और पोलियूरिया, क्रैकल्स इन लंग्स, ये साउंड है, ठीक है, लंग्स में आप लोग इसको स्टेथोस्कोप से सुन सकते हो। और रैपिड वेट गेन, क्योंकि बॉडी में फ्लूइड ज्यादा है ना। अनफेन हु डेवलप हाइपरवोलेमिया हैव बल्गिंग फोंटेनिल्स, इसमें फोंटेनिल्स बल्गिंग करता है इस तरह, ठीक है। मतलब अगर ये फोंटेनिल है ना हेड में तो ये इस तरह होता है, ठीक है, बाहर की तरफ निकला हुआ होता है। और वही कंसेप्ट है, हेमाटोक्रिट डिक्रीज होगा, ठीक है। डिक्रीज क्यों होगा? क्योंकि ब्लड प्लाज्मा इंक्रीज है, ठीक है। और नॉर्मल सीरम सोडियम लेवल, इन दोनों में सोडियम लेवल नॉर्मल होगा। लो सीरम प्रोटीन और डिक्रीज बर्न और BUN, ब्लड यूरिया नाइट्रोजन, और लो
यूरिनरी सोडियम। ठीक है, ये चीजें आप लोगों ने डिस्कस करनी है, देखनी है, क्योंकि इस पे मैंने डिटेल के साथ लेक्चर फर्स्ट में बात की है। ठीक है, फिर हमारे पास जो है पैथोफिजियोलॉजी है हाइपरवोलेमिया की। तो दिस फ्लूइड प्राइमरी salt and water fluid up in various location in the body and leads to increase in weight, swelling in legs and arm। पेरिफेरल एडिमा का नाम आप लोगों ने सुना होगा। ठीक है, आपके जो पेरिफेरीज है इसमें एडिमा होता है या एब्डोमेन में होता है, इसके साइड, इसको साइड कहते हैं। Eventually, the fluid enter the air space in the lungs, reduce the amount of oxygen that can enter the blood and cause shortness of breath। ये shortness of breath क्यों करता है? इसलिए कि आपके लंग्स में जो स्पेसेस होते हैं ना, इसमें ये फ्लूइड जो है एंटर हो जाता है और इस वजह से ऑक्सीजन एक्सचेंज नहीं होता है, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड एक्सचेंज नहीं होता है, तो इस वजह से शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ एसओबी काज होते हैं। ठीक है, एसओ B। फिर हमारे पास fluid can also collect in the lungs when lying down at night and can make night time bed and sleep difficult। आर्थोपनिया टर्म आपने सुना होगा, जब रात के टाइम आप सोते हैं तो इस वक्त जो है जो आप लेट जाते हैं तो इस टाइम में जो है लंग्स में फ्लूइड कलेक्ट हो जाता है, तो इस वजह से आपको स्लीपिंग में डिफिकल्टी है और ये मसले होते हैं। नॉर्मल वैल्यूज ऑफ सोडियम एंड पोटेशियम, सोडियम एंड पोटेशियम की कुछ नॉर्मल वैल्यू है। सोडियम का नॉर्मल वैल्यू कितना है? 135 से 145 तक। 135 से कम हाइपोनेट्रीमिया, 145 से ज्यादा हाइपरनेट्रीमिया। हर एक का अपना अपना सिम्टम है, काजेज है और ट्रीटमेंट है। पोटेशियम नॉर्मली 3.5 है और 5.0 तक। 3.5 से कम तो हाइपोकलीमिया। ठीक है, और 5 से एबो हाइपरकलीमिया। इसके कुछ खास सिम्टम, काजेज और ट्रीटमेंट है। ठीक है, हाइपोनेट्रीमिया अगर हम देखें तो इसमें क्या होता है, सोडियम लेवल 135 से ज्यादा है और 280 से कम है, ये आप लोगों ने देखा है। लॉस ऑफ सोडियम इन एक्सेस ऑफ वाटर, इट इज रियलिटी टू डाइल्यूट। फिर हमारे पास क्या होता है, गेन ऑफ रिलेटिवली मोर वाटर देन साल्ट विल कॉज हाइपोनेट्रीमिया, डाइल्यूशनल हाइपोनेट्रीमिया। यहाँ पे आप देखें हाइपोनेट्रीमिया में क्या होता है, 135 से कम हो जाता है। ठीक है, 135 से लेवल कम हो जाता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं 135 से कम हो जाता है या 280 MOS पर kg से कम हो जाता है, ये आप लोगों ने याद रखना है। ठीक है, तो अगर कम हो जाता है तो इसका मतलब है लॉस ऑफ सोडियम इन एक्सेस ऑफ वाटर, सोडियम लॉस हुआ है। ठीक है, फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं डिक्रीज एबिलिटी टू एक्सक्रीट फ्री वाटर और इफेक्टिव सर्कुलेटिंग वॉल्यूम डिप्लेशन, CHF, नेफ्रोटिक सिंड्रोम और सिरोसिस, ये मैंने डिस्कस किया। ठीक है, एक्सेसिव यूज ऑफ डायरेटिक्स, IV एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ हाइपोटोनिक वॉल्यूम एंड वाटर एनेमास, रीनल फेलिवर। SIDH का क्या मतलब है, सिंड्रोम ऑफ इनएप्रोप्रिएट एंटी डायरेटिक हार्मोन। बॉडी जो है टू मच ADH को प्रोड्यूस करता है, सही है। और डिप्लेशनल हाइपोनेट्रीमिया, प्रोलॉन्ग डायरेटिक थेरेपी विद लो साल्ट डाइट, वो डायरेटिक थेरेपी जिसमें साल्ट डाइट जो है लो हो। एक्सेसिव GI लॉसेस होते हैं, NG सक्शनिंग, इरिगेशन ऑफ NG ट्यूब्स विद टैप वाटर, रिप्लेसमेंट ऑफ लॉस्ट बॉडी फ्लूइड्स। ये तो वैसे भी आप जो है रीड कर सकते हैं, इसमें कोई इस तरह चीज नहीं है, मैंने डिटेल के साथ डिस्कस किया है लेक्चर फर्स्ट में। पैथोफिजियोलॉजी हाइपोनेट्रीमिया का क्या है, साइन एंड सिम्टम आर कॉज्ड बाय स्वेलिंग ऑफ न्यूरॉन एज रिजल्ट ऑफ डिक्रीज ऑस्मोलरिटी ऑफ ECF। ACF में जो है ऑस्मोलरिटी डिक्रीज हो जाता है ACF का, तो इस वजह से न्यूरॉन स्वेल हो जाते हैं, तो इसका नाम है सेरेब्रल एडेमा। ठीक है, ACF बिकम टू डाइल्यूट, ICF इज मोर कंसंट्रेटेड। अगर एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड डाइल्यूट है तो इंट्रासेलुलर फ्लूइड जो है ज्यादा कंसंट्रेटेड होगी। वाटर मूव इनटू सेल बाय ऑस्मोस, तो वाटर बाहर की तरफ से जो है अंदर की तरफ जाएगा। ठीक है, इसके कुछ हमारे पास साइन सिम्टम्स है। तो सबसे पहले जो साइन सिम्टम है सेरेब्रल एडेमा है, न्यूरोलॉजिक डिसफंक्शन है, सीरम लेवल जो है 125 से कम है। ठीक है, तो इसकी वजह से एनोरेक्सिया होगा, एम्पेयर टेस्ट हो और मसल क्रैम्प। ठीक है, और सीरम जो है सोडियम 115 या 120 तक होगा, तो हेडेक, पर्सनालिटी चेंजेस होगी, वीकनेस, लेथर्जी। ठीक है, लो एनर्जी फीलिंग और नाजिया, वोमिटिंग एंड एब्डोमिनल क्रैम्प। सीरम सोडियम जब 115 से कम हो, सही है, तो इसका क्या मतलब है, सीजर होगा, कोमा और डायमेंशन रिफ्लेक्सेस, इसके रिफ्लेक्सेस नहीं चल रही। ठीक है, हाइपोनेट्रीमिया की कुछ लेबोरेटरी फाइंडिंग, सीरम ऑस्मोलरिटी 280 से कम होगा। ठीक है, सीरम Na लेवल 135 से कम होगा। ठीक है, और यूरिन स्पेसिफिक ग्रेविटी 1.004 से कम और यूरिन Na इज लो, मतलब लेस देन 10।
ट्रीटमेंट क्या है? अगर माइल्ड है, माइल्ड हाइपोनेट्रीमिया है, इसका मतलब है फ्लूइड रिस्ट्रक्शन है, आपने फ्लूइड इसको कम देनी है, ठीक है, क्योंकि इसमें कोई सिम्टम है नहीं। और ट्रीटमेंट रिलाइंग काज, ट्रीटमेंट देनी है अगर कोई काज है। मॉडरेट में क्या होगा? माइल्ड सिम्टम होगी और हाइपरटोनिक सलाइन आप लोगों ने देनी है अगर सिम्टोमेटिक है। सी अगर सिवियर है तो सिवियर में सीजर कोमा होगा, तो आप लोगों ने 3% NaCl बोलस में देनी है, सही। और सोडियम क्लोजली आप लोगों ने मॉनिटर करना है, इसको बार बार देखना है, ठीक है। ये मेडिसिन भी आप लोगों ने देनी है। और ऑस्मोलर इम्बैलेंसेस, हाइपर ऑस्मोलरिटी इम्बैलेंसेस, हाइपरनेट्रीमिया होगा। हाइपरनेट्रीमिया में क्या होगा? 145 से अबव होगा ना सोडियम लेवल, जिसमें इनसफिशिएंट वाटर इनटेक, बंदा ज्यादा जो है वाटर लेगा, कास्मेटोस, ठीक है, ज्यादा थर्स्ट होगा, NPO नथिंग, ये IV एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, एक्सेसिव वाटर लॉस, डायपोरेसिस, बर्न, हाइपरवेंटिलेशन, वाटरी डायरिया वगैरह वगैरह, सोडियम गेन, सही है। और हाइपरनेट्रीमिया में क्या होगा? सोडियम लेवल जो है बॉडी में इंक्रीज होगा 145 से ज्यादा। इसके कुछ काजेज है, डिहाइड्रेशन है, और लार्ज अमाउंट आप साल्ट सोल्यूशन बंदा जो है लेता है, या एल्डोस्टेरोन सिक्रीशन इंक्रीज हो जाता है, और वाटर डिप्रीवेशन होता है, और साथ साथ जो है सोडियम डाइट में इंक्रीज हो जाता है। हाइपरटोनिसिटी ऑफ ECF, ECF एक्स्ट्रासेल्युलर फ्लूइड में जो हाइपरटोनिसिटी है वो इंक्रीज हो जाता है, सही। सेलुलर डिहाइड्रेशन होता है, और इसके जो न्यूरोलॉजिक है, लिथार्जी है, वीकनेस है, इरिटेबिलिटी है, सीजर है, कोमा है, थ्रस्ट एलिवेट हो जाता है। लेबोरेटरी फाइंडिंग में सीरम लेवल 145 से अबव है, और 295 से सीरम ऑस्मोलरिटी इंक्रीज है, ठीक है। तो ये सब चीजें आप लोगों ने याद रखना है। यहाँ पे इसका पैथोफिजियोलॉजी है, तो हाइपरनेट्रीमिया रिजल्ट फ्रॉम डिहाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन होता है, बॉडी से फ्लूइड निकल जाता है, तो इसकी वजह से सोडियम बॉडी में ज्यादा हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे एग्जांपल भी दिया है, और फिर ये चीजें आप लोग जो है खुद रीड कर सकते हैं। ट्रीटमेंट क्या है? अगर माइल्ड है तो ओरल वाटर और IV D5W। D5W का क्या मतलब है? D5W का मतलब 5% डेक्सट्रोज इन वाटर, ठीक है, ये जो प्लेडेक्स होता है। मॉडरेट अगर है तो बंदा कंफ्यूज होगा, IV हाइपोटोनिक फ्लूइड्स आप लोगों ने देनी है, और करेक्ट सोडियम ग्रेजुअली आप लोगों ने इसको सेरेब्रल एडेमा से प्रिवेंट करना है। अगर सिवियर है तो सीजर कोमा होगा, आप लोगों ने IV D5W, 5% डेक्सट्रोज इन वाटर, 0.45 NaCl, ये आप लोगों ने 2-4 आवर्स में देनी है। और फिर हमारे पास जो है हाइपोकैलेमिया, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम, कोई मसला हो, कमेंट सेक्शन में वो पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। खुदा हाफिज।